ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज आप क्लास 10th हिस्ट्री लेसन नंबर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक। तो बच्चों, आपको यह पता है कि 19वीं सदी में दुनिया में तेज़ी से बदलाव होने लगे थे। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी, उनको बदल के रख दिया और विदेश संबंधों को एक नया आयाम प्रदान किया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के किन प्रवाहों का उल्लेख किया है। तो उसमें पहला प्रवाह है व्यापार का। व्यापार का प्रभाव पहला प्रवाह है जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा प्रवाह है श्रम का। श्रम का प्रवाह, इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और तीसरा प्रवाह है पूंजी का प्रवाह, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। तो ये जो तीनों तरह के प्रवाह हैं, व्यापार, श्रम और पूंजी का, वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। अब कैसे करते थे, इन्हीं चीज़ों को आपको पूरा समझना है। कभी कभी इन कारकों के बीच, इन प्रवाहों के बीच आपसी संबंध टूट भी जाते थे, जैसे कि वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी हम लोग तीनों तरह के प्रवाहों का अध्ययन एक साथ करेंगे। तो आप देखिए कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय का संबंध इन 3 तरह के प्रवाहों से कैसे है, इसको आप देखिए। तो विश्व अर्थव्यवस्था का उदय आप समझने से पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें। आप इसको समझेंगे तभी विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, इस बात को जान पाएंगे। तो सामान्य रूप से उस दौर में सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे। लेकिन 19वीं सदी के यदि ब्रिटेन की बात करेंगे तो उसकी बात कुछ अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो गिर जाता और इसका परिणाम क्या निकलता, वहाँ पर सामाजिक तनाव फैलता। तो आइए हम लोग देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो इस आशंका के पीछे क्या कारण थे, उन कारणों की अब हम लोग आगे पड़ताल करने जा रहे हैं। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। परिणाम क्या निकला कि आबादी बढ़ी तो भोजन की मांग भी बढ़ी। फिर आबादी बढ़ी तो जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़े, वैसे वैसे कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे, मांग बढ़ेगी और वस्तुएं बाज़ार में नहीं होंगी या कम होंगी तो उनका मूल्य भी बढ़ेगा, वो महंगे होंगे। और दूसरी तरफ जो है, जो ब्रिटेन के बड़े भूस्वामी थे, उनके दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने
मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। तो जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉर्न लॉ, इसको आपको जानना है। कॉर्न लॉ यानी मक्के के आयात पर जो पाबंदी लगाई गई थी जिस कानून के तहत, उसको कॉर्न लॉ कहा जाता था। तो खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान जो उद्योगपति थे और शहरी बासिंदे थे, उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे कॉर्न लॉ को फ़ौरन समाप्त कर दे। तो कॉर्न लॉ निरस्त हो गया। सरकार को मजबूर होकर इस कानून को वापस करना पड़ा। और इसके बाद जो है कि बहुत ही कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात तेज़ी से किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। परिणाम निकला कि ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। और जब मुकाबला नहीं कर सकते थे तो खेती करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो विशाल भूभागों पर खेती भी बंद हो गई और उसका परिणाम निकला कि हज़ारों लोग जो है बेरोज़गार हो गए। गाँवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर भी बढ़ गया। अब चीज़ें बहुत सस्ती मिलने लगी तो लोग जो है कि ज़्यादा उसका उपयोग करने लगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में आप देखेंगे तो ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज़ रही, जिससे कि लोगों की आय में भी वृद्धि हुई। तो आय में वृद्धि होगी तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। वो अपने आय के अनुसार जो है तरह तरह की चीज़ों का डिमांड करेंगे। और जहाँ तक खाद्य पदार्थों की बात है, उनका और भी ज़्यादा आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। अब इस घटना को आप बहुत ही सावधानी से, बहुत ही समझदारी के साथ सुनिएगा और समझिएगा। तो खेती के लिए ज़मीनों को साफ कर देना ही पर्याप्त नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। देखिए, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तरफ खेती, तो खेती ही पर्याप्त नहीं थी, बल्कि खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी आवश्यकता थी। आपके भी देश में अंग्रेज़ों ने रेलवे का विस्तार किया था। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाई गई और पुरानी गोदियों को फैलाया भी गया। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए यह भी ज़रूरी था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसें, काम करें, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की भी ज़रूरत थी। अब देखिए, व्यापार, पूंजी और श्रम, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय समूहों से या वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को लाकर बसाया जाने लगा, यानी अब श्रम का प्रवाह होने लगा। तो 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए और माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे। ये देखिए, ये अमेरिका में रवाना होते हुए लोगों की तस्वीर है। किस तरह से लोग जो है कि बड़े पैमाने पर वहाँ से जा रहे हैं रोजी रोज़गार की तलाश में। यहाँ भी देखिए आप, एक चित्र है, जहाज़ पर चढ़ने के लिए इंतज़ार करते आयरिश आप्रवासी हैं ये, जिनका चित्र दिया गया है। तो 1890 तक आते आते एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। एक घटना आपने जाना
इंग्लैंड की बढ़ती हुई आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए वहाँ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कितने घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और 1890 तक इस प्रकार से एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी। तो इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी भी और तकनीकी में भी गहरे बदलाव आ चुके थे। अब पारिस्थितिकी और तकनीकी ये दो चीज़ें और नई इसमें आ गई। तो स्वाभाविक है कि जब जंगलों को काट कर खेती योग्य बनाया जाएगा तो इकोलॉजिकल भी चेंजेज आएंगे। पैदा हुई चीज़ों को जो है कि बाज़ार तक पहुंचाने के लिए या दूर दराज के देशों में, क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए तकनीकी में भी जो है कि बदलाव आए। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हज़ारों मील दूर से आने लगा। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर भी करने लगे जो संभवतः हाल ही में वहां आए हुए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। यानी कि सब लोग जो है कि इस काम में लग जाते हैं। और आप देखेंगे कि पानी के जहाज़ों से पहले तो रेलवे का विस्तार किया गया बंदरगाहों तक, पत्तन तक। अब फिर इसके बाद पानी के जहाज़ों से वस्तुओं को दूसरे देशों में पहुंचाया जाने लगा और इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मज़दूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। तो बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव आप अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया था ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। और नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी आप कपास की भी ले सकते हैं जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की भी कहानी इससे अलग नहीं है। तो आप देखेंगे कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी और इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयला जैसे खनिजों का था। अब इसके बाद जो है तकनीकी की भूमिका भी आप थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। तकनीकी की भूमिका कि इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही। तो रेलवे, भाप के इंजन, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव उस समय के दौर में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे क्योंकि उनके बिना, इन तकनीकी बदलावों के बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। ये भी ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किया गया। ये आप अपने भी देश के उदाहरण से लेकर देख सकते हैं कि आपके देश में अंग्रेज़ों ने किस तरह से यातायात और परिवहन के साधनों का विकास किया था और किन कारणों से किया था, ये भी आपको पढ़ाया गया है। तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम कर दिया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा दिया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके।
ये आप देखिए तकनीकी बदलावों का ही जो है कि एक आपको अन्य उदाहरण दिया गया है। ये ध्यान से देखिए कि द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाज़ार 1851 का चित्र है ये। मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे, वहाँ खरीद फरोख्त होती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाज़ार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाज़ार खोला गया था, जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइन बिछाई गई थी ताकि मांस को पहुँचाया जा सके। तो 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं होता था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। यदि वो जहाज़ों में लाए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मारे भी जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वज़न गिर जाता था या वे इस कदर बीमार पड़ते थे, दुबले पतले हो जाते थे कि वे खाने लायक तक नहीं रह जाते थे। और इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से वो बाहर था। और दूसरी तरफ जो है ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम ही रहती थी, क्योंकि यदि पशु लाए जाएंगे और ला करके यूरोप में काटे जाएंगे फिर बेचे जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है उनका उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा और उनकी कीमतें ऊंची हो जाएंगी। लेकिन एक नई तकनीक आ जाने के कारण से इस स्थिति में एकदम से बदलाव हो गया, क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। अब पानी के जहाज़ों में नई तकनीकी क्या आई? रेफ्रिजरेशन की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा, यानी कि उनको अमेरिका में ही या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों को लाने के बजाय उनका मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। अब यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्वक खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास तो सिर्फ आलू और ब्रेड हुआ करते थे खाने के लिए गरीबों के पास, लेकिन अब वो भी जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से आ रही थी, जिसमें मांस भी एक प्रमुख था, वो भी खाने लगे। उनके भोजन में, उनके खुराक में विविधता आ गई और ये लोग अब मांसाहार, मक्खन और अंडे सब कुछ खाने लगे, यानी उनके जीवन स्थिति में सुधार आ गया। तो इसका परिणाम ये निकला कि देश में शांति स्थापित होने लगी, ब्रिटेन में शांति स्थापित होने लगी और फिर दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा, क्योंकि दूसरे देशों से ये सारी चीज़ें जो है जब मिली और लोगों की जीवन स्थिति में सुधार आया, तो इस प्रक्रिया को, यानी जो साम्राज्यवाद था उसको बढ़ावा देने का जो मंसूबा था वो और अधिक बढ़ गया, उसको समर्थन मिलने लगा। अब बच्चों 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद कैसे होता है, यह भी जो है कि आप इसमें देख लीजिए कि 19वीं सदी के आखिर के दशकों में व्यापार बढ़ा और बाज़ार भी तेज़ी से फैलने लगा। तो यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के दूसरे पहलू को भी समझना चाहिए कि व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह भी हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। यानी जो यूरोपीय साम्राज्यवादी देश थे वे 19वीं सदी के आखिरी दशकों में जो विजय अभियान शुरू किए थे उससे बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन भी आए।
और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर दिया गया। तो अफ्रीका के आप एक मानचित्र को देखिए, इसमें दिखाया गया है। ये जो मानचित्र है, ये पूरा का पूरा मानचित्र आप देखेंगे कि अफ्रीका के देशों के कुछ देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, मानो उन्हें स्केल से नाप करके खींचा गया है। और दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। जो साम्राज्यवादी ताकतें थीं, जो यूरोपीय देश थे, वो अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश करने में लगी। प्रतिद्वंदी जो यूरोपीय ताकतें थीं, यानी जो बहुत सारे देश थे, हर देश अफ्रीका में, एशिया में या दूसरे महाद्वीपों में अपना अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। तो ये जो प्रतिद्वंदी यूरोपीय देश थे, वे अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया करते थे। वे जो है कि आपस में समझौता करके अपने अपने इलाके फिक्स कर लेते थे, उसको जो है कि निश्चित कर लेते थे। और इसी लिए देखिए 1885 में यूरोप के जो ताकतवर देश थे, उन्होंने बर्लिन में एक बैठक की, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। सभी देश आपस में सहमत होकर के और इनको आपस में बांट लिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे लग रहा है कि स्केल लगा करके इनको जो है कि खींचकर बांटा गया है। तो 19वीं सदी के आखिरी में देखेंगे कि आप ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी इजाफा कर लिया था। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक में आप पाएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस दौर में शामिल हो गया और वो भी एक औपनिवेशिक ताकत बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। एक चित्र दिया गया है, इसके बारे में आप देख लेंगे कि ये इसमें क्या कहा गया है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, इसको देखिए। यह एक प्रकार की बीमारी है जो कि पशुओं से फैली थी। कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक यह जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से फैली थी और मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। कैसे असर पड़ा? और यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। और इस उदाहरण से यह पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य दोनों बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को एक नई शक्ल में ढाल दिया। अब इसको समझने के लिए आप पहले अफ्रीका का कुछ जो प्राचीन इतिहास है उसको समझिए, तब ये बात आपको समझ में आएगी कि वहाँ के लोगों का जीवन व भाग्य कैसे बदला औपनिवेशिक समाजों के कारण से या यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के कारण से। तो प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ आबादी भी बहुत कम थी। ये बहुत ही रोचक घटना है, इसको आप समझिए। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा और वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का कोई चलन नहीं था और ना तो इसके बारे में किसी को जानकारी थी। ना तो
इसके बारे में किसी अफ्रीकी को जानकारी थी। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। तो अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ पर कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन इसमें बदलाव आया। कैसे, आप इस चीज़ को समझिए। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देख करके इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थीं और यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप में भेजा जा सके। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या श्रम की थी। वहाँ एक श्रम की समस्या पैदा हो गई जिसकी यूरोपीय देशों को कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम करना ही नहीं चाहते थे। तो मज़दूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने, यानी यूरोपीय मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमाए, लेकिन उससे भी बात उनकी नहीं बनी। उन पर तो फिर क्या हुआ? उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए। अब करों का भुगतान वे तभी कर सकते थे, अफ्रीका के लोग तभी कर सकते थे जबकि उनको कहीं से नगद भुगतान प्राप्त हो। आप देख सकते हैं, एक खदान का भी चित्र है जिसमें अफ्रीकी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये तो ज़बरदस्ती ही काम उनसे करवाया जा रहा था, ऐसा वो वेतन पर काम भी नहीं करना चाहते थे। तो काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून में बदलाव किया गया ताकि उनके पास ज़मीन नहीं रहेगी तो वो मजबूर होकर काम करेंगे। नए कानूनों में अभी व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और इस कानून के जरिए यह साबित हो गया कि परिवार के बाकी लोगों को श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि श्रम बाज़ार में ढकेलने के उद्देश्य से ही यह कानून लाया गया था। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया जाता था, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये सारे जो है कि बदलाव देखिए अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के आ जाने के बाद से शुरू होती है और इसी दौरान वहाँ रिंडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग भी फैल गया। अब यह बीमारी कैसे फैली यह भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी वर्षों में दिखाई देती है। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे और यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए थे और उन्हीं जानवरों के जरिए यह बीमारी अफ्रीका में पहुंची थी और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह 1892 तक यानी 10-12 वर्षों में ही पश्चिम अफ्रीका यानी अटलांटिक तट तक पहुंच गई और फिर दक्षिण अफ्रीका यानी केप ऑफ गुड होप जिसको आप आशा अंतरीप कहते हैं वहां तक पहुंच गई और अपने रास्ते में पड़ने वाले लगभग 90% मवेशियों को इस बीमारी ने मौत की नींद सुला दिया। अब उसका परिणाम क्या निकला कि पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों का रोजी रोटी का साधन ही समाप्त हो गया। अपनी सत्ता और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाज़ार में ढकेलने के लिए जो वहाँ के बागान मालिक थे, खान मालिक थे और औपनिवेशिक सरकार थी, वे बचे खुचे पशुओं को भी अपने कब्ज़े में
ले ली। अब बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया। तो बच्चों, 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल की कक्षा में जानेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का आना। तब तक आप सभी बच्चे अपना गृह कार्य भी पूरा करते रहिए और यदि कोई परेशानी आती है तो हमसे पूछते रहिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।